हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। इसमें देखेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। जो लोग शुरुआत में कुछ प्रोबेबिलिटी देख चुके हैं वो जानते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी में जैसे 1 या 0 इसके बीच में वैल्यू देते हैं, और ये जो वैल्यूज़ है पूरी जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, आपको भी इसमें इतना समझना है कि प्रोबेबिलिटी को एक वैल्यू मिल जाए या वैल्यू दी जाए, वही एक्सियोमेटिक अप्रोच है। अगर आप एक्सियोमेटिक अप्रोच की बात करेंगे तो इसका सीधा मतलब है कि ये किसी एक्सियम्स, जो एक्सियम्स होते हैं उस पर बेस्ड है, यानी तमाम तरीके के इसके डेरिवेशंस हैं, या कहें कि इसको उस अप्रोच से देखा गया है जहाँ पर जो स्टोकेस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक साथ में जो हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है वो सब मिक्सअप हो जाए या मिला दिया जाए। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम्स मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक करके समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम बताते हैं एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन होगा एक रियल नंबर, एक नॉन नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब ये उसमें भी आएगा, डॉट में भी आएगा, जैसे आप 0.8 कह दीजिए, ये आपका रियल नंबर हो गया। तो ये PA अगर आपका A इवेंट है, मैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, और रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक सैंपल स्पेस होगा, और उस सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स है या जो इवेंट है उसको, हर एक इवेंट को हम एक वैल्यू देंगे। ये जो नॉन नेगेटिव नंबर है इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। किसकी? इस इवेंट A की। अब इसको कैसे समझे, पहले आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ, फिर इसका प्रॉब्लम भी लेंगे। पहले देखिएगा कि मैं एक सैंपल स्पेस बना रहा हूँ S, और उसको हम कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर W1 W2 ऐसे करके हमारे पास तमाम एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो ये सैंपल स्पेस है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट उठा लीजिए, उसके साथ एक सैंपल स्पेस बनता ही है। तो हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन है P। ये जो फंक्शन है ना P फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसके आगे हम राउंड लगाते हैं हमेशा, ऐसा फंक्शन हमने देखा है। जैसे साइन फंक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इस तरीके से। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो एक फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये क्या हम कर रहे हैं, हर एक इवेंट A जो कि इसका सबसेट होगा, मतलब हर एक इवेंट जो S का सबसेट होगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो भी इवेंट बना, जैसे हमने लिया एक W1 W2 का एक इवेंट ले लिया, जैसे A है, अब ये इसका सबसेट हो गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो यहाँ पर इसको एक हम ये जो फंक्शन होगा A इवेंट के लिए, PA फंक्शन, जो P है फंक्शन, उसमें अगर ये A इवेंट होने वाला है तो उसको एक वैल्यू मिलेगी। इसी को हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह रहे हैं। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है, तो इसमें क्या क्या होगा? पहला एक्सियम क्या है, मैं आपको एक्सियम बताने जा रहा हूँ। पहला एक्सियम इसका ये है, फर्स्ट एक्सियम, कि जो प्रोबेबिलिटी है हर एक इवेंट की, कोई भी आई ले लीजिए आप, चाहे W1 W2 W कोई भी ले लीजिए, इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, या 1 के बराबर या 1 से कम होगी। पहला एग्जाम ये हो गया। एग्जाम 2 क्या कहता है इसमें? एग्जाम 2 ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी अगर पूरा सैंपल स्पेस उठा लें तो वो होगी 1। यानी अगर प्रोबेबिलिटी आप W1 ले लें, W2 ले लें हर एक इवेंट की, और उसके बाद WN तक, ये कुल मिला के 1 होनी चाहिए। मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ आपने दी हैं, एक किसी सैंपल स्पेस में कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिए तो आपकी 1 आनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या है, एक और एग्जाम है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी इस सिलसिले में काम में नहीं आ रहा है। इसको एग्जांपल से समझिए कि आपके पास क्या है, कि एक कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। तो अगर मैं एक टॉसिंग अ कॉइन को मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एक कॉइन पे क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या पीछे इसके टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो टॉसिंग अ कॉइन में जो सैंपल स्पेस बनेगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, वो क्या है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये इसके एलिमेंट्री इवेंट भी है, हेड आएगा टेल आएगा। हम क्या कहते हैं, इस H को हम कह रहे हैं कि भाई एक इवेंट है और उसको हम एक फंक्शन के तहत एक नंबर असाइन कर रहे हैं, तो हम इस H को असाइन कर देते हैं हाफ और इस T को असाइन कर देते हैं नंबर हाफ। अब आप देखें ये जो हाफ दिया,
क्या ये सारे एक्सियम पूरा कर रहा है जो जो हमने एक्सियम बताए? इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी हेड होने की, मतलब हेड आने का इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, और प्रोबेबिलिटी जो टी आने की, यही तो हमने कर दिया। हमने कहा क्या था, ये इसी तरीके से तो बताया था। प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, ए इवेंट क्या है, हेड आने की, और दूसरा इवेंट क्या है, टेल आने की, वो हमने हाफ कर दिया। अब क्या ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए, चलिए देखते हैं इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो आप क्या करिए, पीएच को देखिए। पीएच आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। ऐसी पीटी, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या फिर 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हाफ मतलब क्या है, 0.5। तो 0.5 तो वाकई में 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। पीटी भी हाफ मतलब 0.5, ये भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है ना। तो कितना बढ़िया हो गया ये, एक चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई। दूसरा हमने क्या कहा था, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो जोड़ेंगे, जितनी भी पॉसिबल हमारे इवेंट है उनको अगर हम जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। तो चलिए पीएच प्लस पीटी कर लेते हैं। क्या आता है, हाफ प्लस हाफ। अरे वाह, ये तो 1 आ गया। इसका मतलब कि ये जो हमने किया है, ये जो भी मैंने पूरा एग्जाम्पल बताया, ये बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं कहूँ कि चलिए एक काम करते हैं कि मैं इस प्रोबेबिलिटी को, पीएच को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इसको हम दे देते हैं वैल्यू 1/8, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन। उस कॉइन के कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट है, हेड या टेल। अब जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हेड आने की हमने हाफ माना था, प्रोबेबिलिटी टेल आने की हमने हाफ माना था, इसको हम 1/8 कर देते हैं, और पीटी को हम कर देते हैं 3/8। ठीक है जी। अब आप देखिए 1/8 मतलब अगर आप इसकी 8 को, मतलब 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, तो ये तो सही हो गया। 3/8 भी इसके अंदर ही आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप पीएच, क्योंकि ये भी दोनों एग्जाम्स सेटिस्फाई करने चाहिए ना, पीएच प्लस पीटी करते हैं, एक में 1/8 दीजिए, 1/8 और 3/8 को जोड़िए तो आपको 4/8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हाफ आ रहा है, यानी कि 0.5 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये 1 आना चाहिए, तो ये 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 1/8 और 3/8 अगर इसकी प्रोबेबिलिटी असाइन होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। जो आपने पीएच पीटी बनाया इसके लिए 1/8 और 1/3 ये गलत हो गया। क्लियर हो गया? ओके। अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं समझने की, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपके पास अगर एक सैम्पल स्पेस जो मैंने बताया, ये वाला सैम्पल स्पेस है, और इसमें आप कह रहे हैं W1 W2 ऐसे करके WN, ये आपका सैम्पल स्पेस है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं W1 W2 WN इक्वली लाइकली है, इसका मतलब क्या है, एक कॉइन को आप टॉस करें तो आप क्या बता सकते हो हेड आएगा टेल आएगा? नहीं बता सकते ना। तो हेड आने की संभावना उतनी ही है जितनी टेल आने की संभावना है। इसी को हम इक्वली लाइकली कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इक्वली लाइकली है, तो हमने जो पिछले बार पी एच और पी टी को जो हमने हाफ लिया था ना, वो इसीलिए लिया था कि हमें पता है कि दोनों के बराबर आने की संभावना है, तभी वो आपका एग्जाम प्रूव हुआ, तभी ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा बना। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि अगर इसको इक्वली लाइकली बना रहे हैं, तो आप देखिए पी एच और पी टी ये दोनों हाफ हाफ थे। यानी अगर मैं इसको कहूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो भी इसकी भी पी है, हाफ हाफ। तो अगर यहाँ पर हम एक ऐसा सैम्पल स्पेस देख रहे हैं जिसमें सारी के सारे इवेंट्स जो भी हो सकते हैं, या फिर कहें कि जो भी ये W1 W2 जो एलिमेंट्री इवेंट्स है, उनके आने की संभावना सबकी बराबर है, तो हम सबको पी असाइन कर देते हैं। ये पी सबको पी हो गई। यानी किसी भी इवेंट, कोई भी W कोई भी उठा लीजिए, चाहे ये तीसरा उठा लीजिए, तो आई लगा देते हैं यहाँ पर। जैसे P3 अगर PW3 करेंगे तो भी आपका ये P आना चाहिए, BW4 करेंगे तो भी आपका P आना चाहिए। ठीक है, जिसमें P जो आप असाइन करेंगे वो हमेशा 0 या 1 के बीच में होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि PWI यानी कि हमने कहा P आएगा ये। तो हमारे पास एक्सियम क्या है, नंबर टू एक्सियम याद है आपको? उसमें हमने नंबर 2 एक्सियम में कहा था कि हम अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, तो ये कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, PW1 प्लस PW2 सबको जोड़ देते हैं PWN तक। ये कितना 1 आना चाहिए, ये हमने जाना था कि सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं सबकी प्रोबेबिलिटी P है क्योंकि इक्वली लाइकली है, जैसे हमने हेड और टेल के एग्जांपल में देखा। उसको P कर दीजिए, इसको भी P कर दीजिए, इसको भी P कर दीजिए, ये P कर दीजिए। अब ये कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, N, तो ये कितना हो जाएगा NP। तो NP बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर, प्रोबेबिलिटी होगी 1/n।
यही आपको सीखना है। प्रोबेबिलिटी जो होती है इक्वली लाइकली की 1/n होती है। तो इसीलिए आप देखिए हेड और टेल, जब हमने इसका सैम्पल स्पेस बनाया था तो हेड और टेल हुआ था, इसमें एलिमेंट कितने हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/n, यानी कि 1/2 n एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट है इसमें, तो 1/2 इसीलिए हमने दिया था 1/n इसलिए आया था। अगर एक डाई अगर आप फेंक रहे हैं तो उसमें 6 इवेंट्स आ सकते हैं, कौन कौन से, 1 से लेकर 6 तक, ये तो आप जानते हैं। डाई को फेंकेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी p बराबर 1/n, कितने इसमें 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए तो 1/6 आएगी। क्लियर है, इसलिए हम हर इसकी 1/6 लिखेंगे उसमें डाई में। ओके, अब आप देखिए इसकी असली डेफिनेशन आ रही है। अब इसकी मैं प्रोबेबिलिटी की असली डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात है। जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है वो यही है, ये असली डेफिनेशन आपको सारे जो आप प्रोबेबिलिटी के काम करने वाले हैं उसमें ये डेफिनेशन एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ज़रूर आने वाली है, उसको ध्यान रखिए। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ए की वो होती है m/n। m होता है फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो भी हम चाह रहे हैं उसके फेवरेबल है, और n जो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, जैसे आपने कहा इसमें डाई में कि भाई 3 आने की क्या संभावना है, तो 3 आने की संभावना क्या है m, 3 आने की संभावना 1 है ना, और उसके बाद n कितना हो गया इसमें, n कितना हो गया 6, तो एक एलिमेंट्री इवेंट की आने की संभावना है। लेकिन अगर आप कहें कि हमको इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर कितने आएंगे इसमें, फिर से लिखता हूं उसको, सैंपल स्पेस डाई का 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर कितने आएंगे 2 4 6, 2 4 6, ये कितने हैं 3 है ना ये, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 3, और टोटल नंबर कितने पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर है 6, तो 3 फेवरेबल केस हो गए, यानी कि 2 4 6 आना है इवन नंबर की। अगर हमने इवेंट बनाया है इवन नंबर तो 3 और डिवाइडेड बाय 6। अब ये PA बराबर m/n कैसे आया, ये भी एक सवाल है ना। अब आप देखिए इसको मैं प्रूव करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना। आपको याद है मैंने आपको जो तीसरा एग्जाम नहीं बताया था, तीसरा एग्जाम का ये था कि अगर किसी भी इवेंट A जो इस सैम्पल स्पेस को बिलोंग करता है तो PA क्या होगा, इन सब का जोड़, सिग्मा बनाया ना, इन सब का जोड़, जिसमें जो PWI है वो प्रोबेबिलिटी है एलिमेंट्री इवेंट किसी भी WI इवेंट की। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको जो बताया था तीसरा एग्जाम, वो प्रूव करते समय नहीं बताया था क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो इसको हमने कहा था सिग्मा करें, हर एक प्रोबेबिलिटी को लें, K मतलब K या I जो भी मान लें आप, और इसमें जो WK है वो उस इवेंट को बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पर हम इसको जोड़ना शुरू करें, मैंने आपको बताया था हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, P बराबर 1/n होती है, ये तो कहा था मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये कितने बार आ रहे हैं, m टाइम्स आ रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि m फेवरेबल इवेंट है, ऐसे इवेंट जो m फेवरेबल है, मतलब जो जैसे 2 4 6 मैंने बताया था वो फेवरेबल है, तो यहाँ 1/n, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/n है, इक्वली लाइकली है, और ये 1/n ये कितने टाइम्स है, ये m टाइम्स है, तो इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा m/n। ठीक है, m/n आ गया, और यही जो प्रोबेबिलिटी है वो ये बता रहा है m जो है वो आपके फेवरेबल केस है, मतलब वो इवेंट के लिए कितने उस सैंपल स्पेस में फेवरेबल है। जैसे फिर से बताता हूँ 1 2 3 4 5 6, अगर मैं आपको ऑड नंबर कहूँ तो फेवरेबल कौन से, 1 3 6, 1 3 6, 1 3 5, सॉरी ये फेवरेबल है, तो कितने हैं 3, ये 3 लिख दीजिए, कुल मिला के कितने 1 2 3 4 5 6 6, तो हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि 0.5 एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हो गई इस इवेंट की, चाहे इवन कहें चाहे ऑड कहें। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो प्रोबेबिलिटी है PA वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखें आपको मैंने भी क्या बताया, प्रोबेबिलिटी A जो होती है वो m/n होती है, तो समझ में आ गया। m हमारे फेवरेबल केस है, जो हमारे इवेंट्स के बहुत फेवर कर रहे हैं कि भाई हाँ ये आएंगे तो वो इवेंट हो जाएगा। n जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्री इवेंट्स है। अच्छा, तो आपको मैंने बताया था कि जो m है वो किसके बीच में होगा, वो आपका 0 या n के बीच में होगा। कैसे, 1 3 5, ये 3 है, ये कितने 6, तो 3 6 से बड़ा है, 6 से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा है। हर बार कोई भी इवेंट ऐसा होगा जो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन इस टोटल से कम होगा।
जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 3 आने की क्या संभावना है, तो आप बोलेंगे 3 आने की संभावना भाई एक ही बार आ सकता, एक ही है, और कुल मिला के नंबर है कितने 6, तो ये m है, ये n है। m हमेशा आपका 0 मतलब 0 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि किसी इवेंट की बात कर रहे हैं, और टोटल नंबर से छोटा होगा। आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना क्या है, तो सारे के सारे आ जाएंगे, तो तब भी आपके 6 ही हुए, तो इससे इसके बराबर या इससे छोटा हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये दोनों साइड को हर एक को m से n से डिवाइड कर दीजिए, सबको n से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना, ये तो 0 ही रहेगा, ये कितना होगा m/n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और m/n मैंने क्या बताया प्रोबेबिलिटी है, तो ये 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ए 0 और 1 के कैसे बीच में आती है। अगर प्रोबेबिलिटी ए आपकी 0 है, इसका मतलब वो इवेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी अगर ए आपकी 1 आ रही है, इसका मतलब श्योर इवेंट है, मतलब होगा ही होगा, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो इवेंट होने ही वाला है। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ देते हैं, अभी ये सब समझ में आ गया ना आपको, अब एक चीज़ और इसमें जोड़ रहा हूँ। देखिए, जो इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी तो m/n है, लेकिन जो इवेंट नहीं हो रहा है उसकी कितनी होगी, क्योंकि m हुआ है, टोटल है n, तो नहीं होने की संभावना क्या है, n - m। ये तो समझ गया। अगर आपके 1 3 5 आया है तो 2 4 6 नहीं आया है ना, तो आप क्या करेंगे, 6 में से ये 3 है तो 6 में से 3 घटा दीजिए, तो 3, वही हम 1 3 5 की बात कर रहे हैं या 2 4 6 की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ हो रही है और कोई चीज़ नहीं हो रही है, नहीं होने की संभावना क्या है, तो वो जितना टोटल n है उसमें से जो होने की संभावना को हटा दीजिए तो नहीं होने की संभावना आ जाएगी, यही ना। तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के ना होने की, मैं इसमें a बार कर देता हूँ, वो कितना है, n - m। ये तो फेवरेबल केस हो गए, और टोटल मिला के तो n केस होते ही है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इक्वल्स टू n/n माइनस m/n, तो उसको हम कर देते हैं n/n माइनस m/n, ये आपका हो गया 1 माइनस m/n। तो प्रोबेबिलिटी a बार हो गया आपका 1 माइनस m/n। अब m/n क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a है, इसको रख दीजिए, pa बार इक्वल्स 1 माइनस pa, यानी कि इसको यहाँ ले जा लीजिए, तो pa प्लस pa बार इक्वल्स 1। होने की, इवेंट होने की और इवेंट ना होने की संभावना दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको जब नहीं होने की संभावना क्या होगी, तो आप होने की संभावना निकालिएगा और 1 से उसको घटा दीजिए। नहीं होने की संभावना, अगर होने की संभावना होगी, कभी कभी हम नहीं निकाल पाते हैं डायरेक्ट, तो नहीं होने की जब होने की संभावना निकालनी है तो नहीं होने की निकालिए और 1 से हटा दीजिए, उसको घटा दीजिए, वो आ जाएगा। ओके, तो ये तो डिस्कशन हुआ इसका, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम है, और हर एक प्रॉब्लम में जहाँ जहाँ हमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलते हैं उसको हम इसके तहत करेंगे, मतलब एक एक एग्जांपल ज़रूर ले लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं कि प्रॉब्लम लेंगे, जो हमने अभी सीखा है उसी की प्रॉब्लम लेने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए साहब।